हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 26 है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा के इतिहास की आज ही हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हम हमारा वर्धन वंश और से सूर वंश, जिसे हम जिसके सबसे प्रतापी राजा रहे थे शेर शाह सूरी। तो आज इन टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सूर वंश की जो स्थापना करी थी वो शेर शाह सूरी ने करी थी, जब हुमायूं को 1540 में बेलग्राम व कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो शेर शाह सूरी का जो शासनकाल चलता है वो 1540 से लेकर 1545 तक चलता है। पहला पॉइंट है हमारा कि शेर शाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो 1486 व कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1472 में हुआ था, नारनौल में व पंजाब में हुआ था। परंतु जो मत बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि पंजाब में इनका जन्म हुआ था और इनका जो बचपन बीता था वो नारनौल में बीता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम है फरीद खान और इनका जो बचपन बीता था वो नारनौल में बीता था, महेंद्रगढ़ में बीता था। शेर शाह सूरी के दादा का नाम है इब्राहिम खान सूर और इब्राहिम खान सूर अफगानिस्तान के रहने वाले थे और अफगानिस्तान से भारत में आकर ये बसे थे। और सबसे पहले जब ये भारत में व हरियाणा में आए थे तो हरियाणा में ये सबसे पहले हिसार में आए थे। हिसार में आए थे और कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि शेर शाह सूरी का जन्म हिसार जिले में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले जमाल खां के यहाँ पर हिसार में नौकरी की थी इब्राहिम खान ने, जो दादा हैं शेर शाह सूरी के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिसार में नौकरी करने के बाद जमाल खान ने इब्राहिम खान को नारनौल, जो हमारा महेंद्रगढ़ में आता है, नारनौल सौंप दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इब्राहिम खान का जो मकबरा है वो हमारा नारनौल में है और उस मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो हमारा शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां सूर, इनके दादा का नाम था इब्राहिम खान सूर, इनके पिता का नाम था हसन खां सूर और हसन खां सूर जो थे वो बहलोल लोदी के समकालीन थे। जो लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी के समकालीन व उनके साथ उनका शासनकाल था उसी समय पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उमर खां द्वारा इन्हें सबसे पहले शाहबाद कुरुक्षेत्र की जागीर सौंपी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हसन खां सूर के जो पुत्र का नाम था वो था फरीद खां और फरीद खां ही शेर खां व शेर शाह के बचपन का नाम था। दोबारा से देखिए कि हसन खां सूर के पुत्र का नाम था फरीद खां, जिन्हें आगे चलकर शेर खां व शेर शाह कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह ने जीटी रोड जीटी रोड का निर्माण करवाया था 1542 ईस्वी में और इस सड़क को सड़क ए आजम, बादशाही सड़क भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा ये जीटी रोड है, जीटी रोड कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि बचपन में शेर मारने की वजह से फरीद खां ने, जो हमारा शेर खां है, शेर शाह है, उन्होंने बचपन में शेर मार दिया था। मतलब शेर मारने की वजह से इन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह ने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था, और ये कहा जाता है कि इन्होंने टोटल 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। और हरियाणा में जो सबसे प्रसिद्ध कोस मीनार है वो है हमारी कोहांड, जो हमारी करनाल में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फरीद खां ने जब अपने बचपन में शेर मार दिया था तो इन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। और इन्हें शेर खां की जो उपाधि मिली थी वो इन्हें बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी ने दी थी, इन्हें शेर खां की उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह जब दक्षिण बिहार का शासक बनता है, जब शेर शाह दक्षिण बिहार का शासक बनता है तो हजरत ए आला, हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा से शादी कर लेता है और चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है। दोबारा देखिए कि 1530 में चुनार का किला था, उस चुनार के किले का जो किलेदार था ताज खां, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विधवा पत्नी होती है उससे शेर खां शादी कर लेता है और इस प्रकार से चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है 1530 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1532 में दोहरिया युद्ध में शेर खां ने महमूद लोधी, महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई था, इब्राहिम लोधी का भाई था, उसका साथ दिया था हुमायूं के खिलाफ। दोबारा से देखिए एक बारी कि 1532 में एक युद्ध हो रहा था, दोहरिया का युद्ध, और यह युद्ध महमूद लोधी और हुमायूं के बीच में हो रहा था। और महमूद लोधी का साथ दिया जाता है शेर खां के द्वारा। और जो महमूद लोधी था वो इब्राहिम लोधी का भाई था। इब्राहिम लोधी जिसके साथ 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी और हमारा बाबर के बीच में पानीपत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1534 में सूरजगढ़ युद्ध में शेर खां ने बंगाल को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह व हुमायूं के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, और इन्हीं युद्धों के बाद हुमायूं जो हैं वो भारत छोड़कर चले जाते हैं और शेर खां के द्वारा व शेर शाह के द्वारा सूर्यवंश की स्थापना कर दी जाती है 1540 में। तो पहला युद्ध आता है हमारा चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध जो है वो हमारा चौसा व बक्सर, इतिहासकारों का, कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि यह युद्ध बक्सर में हुआ था और कुछ का मत है कि यह युद्ध चौसा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यह युद्ध हमारा 26 जून 1539 में हुआ था। और इस युद्ध का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो है हमारा कि आगरा में हुमायूं की गैर हाजिरी, मतलब आगरा जो क्षेत्र था उसमें हुमायूं नहीं जाता था, हुमायूं की गैर हाजिरी रहती थी। और हुमायूं की जो गैर हाजिरी रही थी वो हमारी 1535 से 1537 तक हुमायूं आगरा में नहीं गया था, जिस वजह से
यह युद्ध मुख्य रूप से हुआ था। हमारा चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हमारा हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में शेर खां जो हैं वो जीत जाते हैं और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और गंगा नदी में गिर जाता है। और ये कहा जाता है कि जब हुमायूं गंगा नदी में गिर गया था तब एक निजाम जिसका नाम था बिस्ती, बिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी और बदले में हुमायूं ने बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। दोबारा से देखिए एक बारी फिर से कि 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच में चौसा का युद्ध होता है और इस युद्ध में शेर खां जीत जाता है। और जब शेर खां जीत जाता है तो शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिल जाती है। तो शेर खां को शेर शाह की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद मिली थी। हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है और जब हुमायूं अपनी जान बचाकर भागता है तो वह गंगा नदी में गिर जाता है और हुमायूं की जान एक निजाम जिसका नाम था बिस्ती, बिस्ती के द्वारा बचाई जाती है और बदले में हुमायूं बिस्ती को एक दिन का बादशाह घोषित करता है, वह एक दिन का बादशाह बनाता है। दूसरा युद्ध होता है कन्नौज व बेलग्राम का युद्ध। और कन्नौज और बेलग्राम का जो युद्ध है वो होता है हमारा 17 मई 1540 में। और यह युद्ध भी हमारा हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है क्योंकि अब चौसा के युद्ध के बाद शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिल गई थी। इस युद्ध में भी शेर शाह जीत जाता है और इस युद्ध में कन्नौज के युद्ध में जो 1540 में हुआ था, इस युद्ध में हुमायूं का साथ दिया जाता है उसके पुत्रों के द्वारा जो थे हमारे हिंदल और अस्करी। अस्करी व हिंदल ने भी इस युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था। और इस युद्ध में जब शेर शाह जीत जाता है तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए इस युद्ध के बाद भागकर सिंध में चला जाता है, जहां पर हुमायूं 1541 में शादी करता है और 1541 व 42 में हुमायूं का एक पुत्र होता है जिसका नाम था अकबर। और भारत में जब शेर शाह जीत जाता है तो शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना की थी क्योंकि शेर शाह जो थे वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं सूर्यवंश के, वे स्वतंत्र शासक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह ने आगरा व दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की थी। आगरा व दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की जाती है शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह 67 वर्ष की उम्र में 67 की उम्र में दिल्ली का सम्राट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह का साम्राज्य विस्तार जब 1540 में सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है शेर शाह के द्वारा 1540 में, तो उसके बाद किस प्रकार से शेर शाह का साम्राज्य विस्तार होता है। पहला पॉइंट है हमारा कि 1541 में बंगाल में हो रहे विद्रोह को दबाया गया था शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1541 में ही गखर प्रदेश पेशावर में आक्रमण किया गया था शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रायसेन किले पर आक्रमण किया था शेर शाह ने 1543 में और उस समय राजा था पूरनमल। दोबारा से देखिए कि 1543 में रायसेन किले पर आक्रमण किया जाता है शेर शाह के द्वारा और जब रायसेन किले पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय जो राजा था रायसेन किले पर
वो था पूरनमल। और इस किले का, इस जो आक्रमण किया था रायसेन किले पर, इसका जो परिणाम निकला था वो ये था कि शेर शाह ने रायसेन किले को चारों तरफ से घेर लिया था और संधि के लिए उसने पूरनमल को कुरान पर हाथ रखवाया था। परंतु बाद में धोखे से शेर शाह ने पूरनमल की हत्या कर दी थी और महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया गया था शेर शाह के द्वारा और उस समय राजा था मालदेव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह का जो अंतिम युद्ध था, जो अंतिम युद्ध अभियान था, वो था हमारा कलिंजर का युद्ध। और कलिंजर का जो युद्ध हुआ था वो 1545 में हुआ था। और यह युद्ध, कलिंजर का युद्ध, शेर शाह और कीरत सिंह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक उक्का नामक अग्नेय अस्त्र, एक उक्का नामक एक तोप थी और एक अग्नेय अस्त्र का गोला दीवार से टकरा जाता है और वापस आता है और वापस आकर बारूद घर में फट जाता है, जिससे शेर शाह जख्मी हो जाता है और कलिंजर पर विजय के बाद 22 मई 1545 को मर जाता है। दोबारा से देखिए एक बारी कि उक्का नामक तोप से एक अग्नेय अस्त्र चलाया जाता है, एक गोला चलाया जाता है तोप के द्वारा और वह गोला दीवार से टकराकर वापस से बारूद घर में, और यह गोला शेर शाह सूरी की सेना के द्वारा चलाया जाता है। और जब वह गोला बारूद घर में आकर फट जाता है और जिससे शेर शाह जख्मी हो जाता है, परंतु शेर शाह की विजय होती है कलिंजर के युद्ध में जो 1545 में हुआ था। और जब विजय हो जाती है, जब वह युद्ध जीत जाता है, तो युद्ध के बाद 22 मई 1545 को शेर शाह मर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह को अकबर का पत्र प्रदर्शक कहा जाता था और कहा जाता है कि शेर शाह से अकबर भी प्रेरित था, मतलब अकबर के जैसा उसे बताया जाता है, उसकी रणनीति में, उसकी जो योजनाएं थी, उन सब चीजों से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह के द्वारा चलाए गए रुपये को चांदी का सिक्का जिसे हम कहते हैं के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने यह कहा कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। दोबारा से देखिए कि शेर शाह ने एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे हम रुपया कहते हैं और इस रुपये के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने यह कहा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूर्यवंश में एक भूमि मापन यंत्र था जिससे भूमि मापी जाती थी और इस भूमि मापन यंत्र को सिकंदरी गज, 34 अंगुल, 32 इंच, सन की डंडी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो चांदी का सिक्का था जिसे रुपया भी कहा जाता है, जिसके द्वारा इतिहासकार स्मिथ ने अपना कथन कहा था, तो चांदी के सिक्के का जो दाम था वो था हमारा 180 ग्रेन। 180 ग्रेन दाम था चांदी के सिक्के का। फिर है तांबे का सिक्का और तांबे के सिक्के का जो दाम था वो था हमारा 380 ग्रेन। दोबारा से देखिए कि
चांदी के सिक्के का दाम था 180 ग्रेन और तांबे के सिक्के का दाम था 380 ग्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि भी धारण की थी। सुल्तान उल अदल की उपाधि भी धारण की गई थी शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेर शाह कर के रूप में उपज का 1/3 हिस्सा लेता था, परंतु मुल्तान से 1/4 हिस्सा लेता था। दोबारा देखिए कि शेर शाह व सूर्यवंश में जो कर लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, वो उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था, परंतु जो मुल्तान क्षेत्र था, मुल्तान क्षेत्र से 1/4 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह सूरी के द्वारा एक रोड, एक सड़क का निर्माण करवाया गया था जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। तो जीटी रोड का निर्माण शेर शाह ने 1542 ईस्वी में करवाया था और यह जो सड़क है यह हमारी बंगाल से लेकर पेशावर तक जाती है और बंगाल में ये हमारी सोनार नदी से लेकर पेशावर में सिंधु नदी तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राचीन समय में इस सड़क को उत्तरापथ भी कहते थे, परंतु आगे चलकर जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने इस सड़क का नाम जीटी रोड नाम रखा था और जीटी रोड नाम लॉर्ड डलहौजी ने रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जीटी रोड के कुछ अन्य नाम भी हैं जिन नामों से इस सड़क को प्राचीन समय में बुलाया जाता था, जैसे सड़क ए आजम, बादशाही सड़क भी इसे कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह के द्वारा कुछ अन्य सड़क भी बनवाई गई थी, जैसे जोधपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए एक सड़क का निर्माण करवाया गया था शेर शाह के द्वारा। दूसरी सड़क है हमारी लाहौर से सुल्तान भी सड़क का निर्माण करवाया गया था शेर शाह के द्वारा। तो शेर शाह के द्वारा एक हमारी जीटी रोड जो हमारी बंगाल से पेशावर है और दूसरी हमारी जोधपुर से चित्तौड़गढ़, तीसरी हमारी लाहौर से सुल्तान, इन मुख्य सड़कों का निर्माण करवाया गया था शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह ने डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था, मतलब डाक प्रथा की जो शुरुआत करवाई गई थी वो शेर शाह के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर शेर शाह ने रोहतासगढ़ गुर्ज का निर्माण भी करवाया था, दुर्ग, जिसे हम दुर्ग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कन्नौज नगर की जगह पर शेर शाह ने शेर सूर नगर बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना जो हमारा बिहार में है, पटना नगर की स्थापना की गई थी शेर शाह ने। मतलब जो हमारा प्राचीन समय में जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया गया था, वह पटना नगर की स्थापना की गई थी शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह सैनिकों को नगद वेतन देता था। नगद वेतन देने का काम किया जाता था शेर शाह के
द्वारा। और नगद वेतन प्राचीन समय में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी दिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में स्थायी सेना भी रखा करता था और उसको वेतन दिया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1541 में पुराना किले के अंदर किला ए कुहूना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में। मतलब कि दिल्ली में 1541 में पुराना किला जो है उसके अंदर कुहूना ए तो किला ए कुहूना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह ने हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेर शाह सूरी के जो वंशज थे उन्होंने खिरीज खां का मकबरा बनवाया था सोनीपत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर शाह के कहने पर उसका जो मकबरा बनवाया गया था वो सासाराम बिहार में सासाराम झील के बीचों बीच बनवाया गया था। तो शेर शाह सूरी के जो मकबरा है वो है हमारा सासाराम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब 1545 में कलिंगर के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो पुत्र होते हैं, वो 2 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र था आदिल खान जो उसका बड़ा बेटा था और छोटा बेटा था उसका इस्लाम शाह व जलाल खां भी उसे कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शेर की इस्लाम शाह जो थे, इस्लाम शाह ने आदिल खां जो बड़ा बेटा था आदिल खां को भगा दिया था और खुद राजा बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस्लाम शाह ने हेमू जिसका संबंध रेवाड़ी से था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, हेमू को अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम शाह के 12 वर्ष की उम्र में इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज शाह शासक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब फिरोज शाह शासक बन जाता है तो शासक बनने के 3 दिन के बाद फिरोज शाह के मामा मुबारक खां ने हत्या कर दी थी फिरोज शाह की और खुद राजा बन जाता है। और धीरे धीरे जब सूर्यवंश का पतन होता है तो अंत में सूर्यवंश 5 प्रांतों में बंट जाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे सूर्यवंश का पतन हो जाता है। उसके बाद जो हुमायूं 1540 में कन्नौज व बेलगाम के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी से हारने के बाद सिंध में चला गया था, तो हुमायूं दोबारा से वापस आता है 1555 में। और 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में सरहिंद का युद्ध होता है और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और हुमायूं दोबारा से दिल्ली का सम्राट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शेर शाह सूरी व सूर्यवंश की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। वर्धन वंश, जिसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि नरवर्धन शासक थे, मतलब कि वर्धन वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनका उल्लेख हमें कुछ ग्रंथों में
मिलता है। जैसे नरवर्धन शासक थे जिनकी पत्नी का नाम था वर्जनी देवी। दूसरे जो शासक हुए थे वो थे राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम जिनकी पत्नी का नाम था अप्सरो देवी। और तीसरे शासक हुए थे आदित्य वर्धन जिनकी जिनकी पत्नी का नाम था महासेन देवी। और ये कहा जाता है कि इन तीनों शासकों का, जो वर्धन वंश के तीनों प्रतापी शासक थे, इन तीनों शासकों का जो कार्यकाल चला था वो 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक चला था। और ये तीनों जो शासक थे ये स्वतंत्र रूप से, मतलब इनका जो शासन चल रहा था वो स्वतंत्र रूप से ये शासक नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनकी जो जानकारी मिलती है वो हमें हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचनाओं से मिलती है तथा बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम व आदित्यवर्धन इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये तीनों जो शासक थे नरवर्धन, राज्यवर्धन व आदित्यवर्धन, ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्हें महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वंश ने, जो वर्धन वंश है हमारा, इस वंश ने 6वीं शताब्दी व 7वीं शताब्दी के मध्य तक हरियाणा के थानेसर, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, थानेसर पर राज किया था। अगर पूछ लिया जाता है कि वर्धन वंश में वो हरियाणा के थानेसर पे कौन से वंश का एकाधिकार था, तो वो था हमारा वर्धन वंश। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं हमारे पुष्यभूति, और इसी वजह से इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति शासक जो थे वो श्रीकंठ जनपद के राजा थे, इसलिए वर्धन वंश के शासकों के द्वारा व वर्धन वंश के काल में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता था। पुष्यभूति जो थे, पुष्यभूति ने ही स्थानेश्वर जिसका आधुनिक नाम है थानेसर, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तथा स्थानेश्वर के मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया गया था वो सदाशिव भाऊ ने करवाया था। सदाशिव भाऊ जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761, उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये थे कुछ शुरुआत के शासक जो वर्धन वंश के थे। उसके बाद जो अभी हमने 3 शासक पढ़े हैं वो स्वतंत्र रूप से शासक नहीं थे, परंतु नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो है हमारे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का जो शासन चलता है वो 1580 से लेके 1605 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश व वर्धन वंश के स्वतंत्र शासक थे। प्रभाकर वर्धन जो थे वो स्वतंत्र शासक थे वर्धन वंश के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम था आदित्य वर्धन, और इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती, जो इनके साथ सती हो जाती है जब इनकी मृत्यु होती है। प्रभाकर वर्धन के
3 संतानें थी। इनके जो बड़े बेटे थे वो थे राज्यवर्धन सेकंड, इनकी जो बेटी थी वो थी राज्यश्री, और इनका जो सबसे छोटा पुत्र था वो था हर्षवर्धन। राज्यश्री जो थी, राज्यश्री की शादी कर दी जाती है कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री की शादी कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज तथा परम भट्टारकर की उपाधि धारण की थी, और प्रभाकर वर्धन को ही सिंधुराज व हुनहरिन केसरी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में ही हुनों के द्वारा आक्रमण किया जाता था, वह हुनों को पराजित भी किया गया था प्रभाकर वर्धन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि बाणभट्ट ने, जो दरबारी कवि थे, बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा में हुनों के लिए शेर कहा है कि वो हुनों के लिए शेर थे, और सिंधु देश के लिए ज्वर बताया गया है प्रभाकर वर्धन को बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 1605 ईस्वी में हुनों ने प्रभाकर वर्धन के काल में आक्रमण किया था, और प्रभाकर वर्धन ने आक्रमण को रोकने के लिए अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय को भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वर्धन वंश व प्रभाकर वर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानेसर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 1605 में हो जाती है, तथा बाद में रानी यशोमती उनके साथ सती होने का भी वर्णन मिलता है हर्षचरित्र ग्रंथ में। दोबारा से देखिए एक बारी कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, परंतु प्रभाकर वर्धन के साथ उनकी पत्नी यशोमती के सती होने के भी वर्णन मिलता है हर्षचरित्र ग्रंथ में, और हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना की गई थी हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट उनके द्वारा की गई थी। तो ये थे प्रभाकर वर्धन की जानकारी। अब जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन द्वितीय वो शासक बनता है, और राज्यवर्धन जो राजा बनता है वो 1605 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि राज्यवर्धन को कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे महाराजाधिराज और परम भट्टारकर की उपाधि मिली थी राज्यवर्धन को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 606 ईस्वी में अपने बहनोई मतलब राज्यश्री का जो पति था ग्रहवर्मा, अपने बहनोई व अपनी बहन के पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर देता है, परंतु गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। दोबारा से देखिए कि जो राज्यवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उनकी शादी हो जाती है ग्रहवर्मा से, और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है देवगुप्त के द्वारा। और यह बात जब राज्यवर्धन को पता चलती है तो राज्यवर्धन 606 ईस्वी में देवगुप्त की हत्या कर देता है, और देवगुप्त का एक मित्र था गौड़ प्रदेश का राजा शशांक, और शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो जब राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या हो जाती है तो उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बनता है, और जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राजा रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो 4 जून 590 ईस्वी में थानेसर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हर्षवर्धन का जो बचपन बीता था वो हर्षवर्धन की माता जो थी यशोमती, उनकी माता के जो भतीजे थे भंडी, भंडी के साथ बीता था। मतलब कि हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता के भतीजे जो था भंडी, भंडी के साथ बीता था हर्षवर्धन का बचपन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इनका जो शासन चला था हर्षवर्धन का, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का शासन चला था 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था और इन्हें शिलादित्य चाइनीज यात्री हैंसान के द्वारा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि जब जो हर्षवर्धन व राज्यवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, राज्यश्री की जान बचाई गई थी जब उनके पति ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है तो राज्यश्री जंगल में भाग जाती हैं सती होने के लिए व मरने के लिए। तो राज्यश्री की जान बचाई गई थी दिवाकर मिश्रा व दिवाकर मित्र के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था व भगवान शिव का उपासक था, परंतु आगे चलकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सोनीपत से प्राप्त हर्षकालीन सिक्कों पर भगवान शिव को नंदी पर बैठे दिखाया गया है। मतलब कि सोनीपत से कुछ हर्षकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और उन सिक्कों पर भगवान शिव को नंदी पर बैठे हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर दिवाकर मित्र व दिवाकर मिश्र ने ही हर्षवर्धन की बहन की जान बचाई थी और दिवाकर मित्र जो एक बौद्ध अनुयायी था, दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को अपनाया था। बौद्ध धर्म जब चौथी बौद्ध सभा हो रही थी, चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो हर्षवर्धन ने दोनों ही शाखा अपनाई थी, परंतु हीनयान जो शाखा को अपनाया गया था वो दिवाकर मिश्र के द्वारा दिवाकर मिश्र के प्रभाव में आकर अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था महायान व हीनयान शाखा में, यह विभाजन बौद्ध धर्म की चौथी सभा के दौरान हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी सभा जो हुई थी वो कनिष्क जो राजा थे उसके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन के समय दूसरा चीनी यात्री हैंसांग 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। मतलब कि जो हर्षवर्धन शासन था उसके शासनकाल में दूसरा चीनी यात्री भारत में आया था। पहला चीनी यात्री जो आया था वो था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं उसके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैंसांग जो आए थे, जो चीनी यात्री थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैंसांग की पुस्तक थी सी यू की जिससे हमें थानेसर की प्रशंसा की जानकारी मिलती है व हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैंसांग थानेसर में 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हर्षवर्धन ने हैंसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा
को अपनाया था। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं को अपनाया था, चाहे वह हीनयान शाखा हो या फिर महायान शाखा हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हैंसांग जो चीनी यात्री था, हैंसांग को कुछ उपनाम दिए गए थे, जैसे पहला था शाक्य मुनि, हैंसांग को शाक्य मुनि कहा जाता था। दूसरा है कि हैंसांग को नीति का पंडित कहा जाता था। तीसरा है कि हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। तो हैंसांग जो चीनी यात्री था उसको शाक्य मुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन द्वारा भारत में कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल बाद या प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज में धर्म सभा का आयोजन करता था। तो धर्म सभा का आयोजन, महाधर्म सभा का आयोजन किया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कवि थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, जैसे कादम्बरी और हर्षचरितम। हर्ष शासन की जानकारी मिलती है हमें हर्षचरितम से, व हर्षचरितम से ही हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। तो ये थे बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ। परंतु जो हमारे हर्षवर्धन हैं, हर्षवर्धन भी एक कवि थे, व एक लेखक थे। तो हर्षवर्धन ने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे पहली है रत्नावली, दूसरी है प्रियदर्शी का, तीसरी है नागानंद। जो नागानंद ग्रंथ है इसमें हमें जीमतवाहन राजा की आत्महत्या का वर्णन मिलता है। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो हैं हमारे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए थे कादम्बरी व हर्षचरितम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन संगीत प्रेमी था, जो वीणा बजाता था। वीणा बजाता था हर्षवर्धन, परंतु समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का शासक था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त राजा अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए नजर आया था। अपने ही सिक्कों पर वीणा बजाते हुए नजर आया था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा बनते ही हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था। शशांक वही था जिसने इसके बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की थी धोखे से, जहर देकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन की कुछ राजधानियां हुई थी। वह हर्षवर्धन ने एक नई राजधानी बनाई थी, जो थी हमारी कन्नौज। अब थानेसर जो राजधानी थी वर्धन वंश की, वो तो प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में भी थी, परंतु हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज वही क्षेत्र है जहां पर इन्होंने अपनी बहन की शादी ग्रहवर्मा से करवाई थी। तो अगर हर्षवर्धन की राजधानी पूछ ली जाती है तो वो है हमारी कन्नौज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया था। मतलब हर्षवर्धन ने बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, परंतु हर्षवर्धन कश्मीर पर अधिकार नहीं कर पाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाराजा हर्षवर्धन के समय पर हून जाति भारत पर आक्रमण करती थी। हून जाति भारत पर आक्रमण करती थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब हर्षवर्धन अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत की तरफ जाता है, तो दक्षिण भारत में 634 व 635 में एक युद्ध होता है। 634 व 635 में हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश
पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था और यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया था। वह इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। और अगर पूछ लिया जाता है कि किस नरेश ने व किस शासक ने हर्षवर्धन के दक्षिण भारत के अभियान को रोका था, तो वो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। जब 634 ईस्वी में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ऐहोल अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ था वो हमें मेगुटी जैन मंदिर जो कर्नाटक में है, मेगुटी जैन मंदिर में पाया गया था ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी रवि कीर्ति के द्वारा और ऐहोल अभिलेख पे जो भाषा थी, जिस भाषा का प्रयोग हुआ था वो थी संस्कृत और जिस लिपि का प्रयोग हुआ था वो थी हमारी ब्राह्मी लिपि। और यह जो अभिलेख था यह दक्षिण भारतीय शैली में लिखा गया था। दक्षिण भारतीय शैली की झलक मिलती थी हमें इस ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन जो सबसे प्रतापी राजा था, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार क्या था, मतलब कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से क्षेत्र में हर्षवर्धन का शासन था। तो यह है हमारा पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। पूर्व में कामरूप से लेकर उत्तर में गुजरात तक हर्षवर्धन का शासन फैला हुआ था। उत्तर में जम्मू से लगे क्षेत्र से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट था और नर्मदा नदी के तट पर ही पुलकेशिन व हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था जहां पर पुलकेशिन ने इसे हरा दिया था। तो इसका जो शासनकाल था वो दक्षिण में नर्मदा नदी तक ही सीमित रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आय के कौन कौन से स्रोत थे वर्धन वंश में। तो वर्धन वंश में भूमि कर या अनाज कर लिया जाता था और यह भूमि कर व अनाज कर उपज का 1/6 भाग होता था। मतलब कि जो भी उपज होती थी, जो भी फसल होती थी, उस फसल का 1/6 भाग लिया जाता था भूमि कर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भूमि कर 3 प्रकार का होता था जिसे हम भूमि कर की विधियां भी कहा जाता है कि 3 प्रकार की विधियों से कर लिया जाता। पहला है हमारा हिरण्य कर, दूसरा है हमारा भाग कर व भाग विधि, तीसरा है हमारा बलि विधि व बलि कर। तो पहला है हिरण्य कर। हिरण्य कर में नगद मुद्रा के रूप में लिया जाता था। जैसे कि हिरण्य कर वो नगद मुद्रा, जब नगद मुद्रा ली जाती थी तो उसे हिरण्य कर कहा जाता था। दूसरा है हमारा भाग विधि, भाग कर, और भाग कर में अनाज के रूप में लिया जाता था। तीसरा है हमारा बलि विधि और बलि विधि में उपहार के रूप में जो कर लिया जाता था उसे बलि विधि व बलि कर भी कहा जाता था। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्धन वंश में वर्धन काल में प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी। तो सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी हमारी ग्राम, और ग्राम के गांव व ग्राम के मुखिया को ग्रामनी भी कहा जाता था। दूसरी जो सबसे छोटी थी वो थी पठक, जिसे हम तहसील कहते हैं, और पठक के मुखिया को पठकपति कहा जाता था।
तीसरा है विषय, जो जिला सतर्भे था, जिसे जिला भी कहा जाता था, और विषय के मुखिया को विषपति कहा जाता था। तीसरा है भगति, जो जिसे हम प्रांत भी कहते थे, और भगति के मुखिया को उपरिक कहा जाता था, और यह सबसे बड़ी इकाई थी। तो ये कुछ इकाइयां हैं जो वर्धन काल की थी। सबसे छोटी ग्राम, उससे बड़ी पठक, उससे बड़ी विषय, और सबसे बड़ी भक्ति। तो ये हैं हमारी कुछ प्रशासनिक इकाइयां वर्धन वंश की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चीनी यात्री जो हैनसांग भारत में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्ष की सेना को चतुर्गिनी सेना भी कहा जाता था। तो हर्ष की सेना को चतुर्गुनी सेना कहा जाता था हैनसांग के द्वारा, जो एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन ने हर्ष संवत भी चलाया था। हर्ष संवत भी चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन के कुछ उपनाम हैं, जैसे माहेश्वर, सार्वभौम, महाराजाधिराज और शिलादित्य। यह हर्षवर्धन के कुछ उपनाम हैं। शिलादित्य इन्हें हैनसांग के द्वारा बुलाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैनसांग जो चीनी यात्री था, यह नालंदा में पढ़ने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। और जब यह नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र। तो ये था हमारा वर्धन वंश की जानकारी। तो आइए एक बारी हम डायग्राम के माध्यम से दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं। प्रभाकर वर्धन, जिनका शासनकाल 580 से 605 ईस्वी तक चला था, और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन द्वितीय को शासन राजा बना दिया जाता है। राज्यवर्धन द्वितीय जो 605 से 606 ईस्वी तक राजा रहा था। तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री जो उनकी पुत्री थी, उनकी शादी होती है ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से इनकी शादी होती है, और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। मालवा शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। और जब यह बात राज्यवर्धन को पता चलती है, तो राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, गौड़ वंश का शशांक था, और शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। और जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा, तो उसके बाद राजा बनता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक की हत्या कर देता है। शशांक जो था, शशांक ने बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष कटवाए थे। तो बौद्ध वृक्ष कटवाए थे शशांक ने बौद्ध गया में। तो ये था हमारा कंप्लीट वर्धन वंश, जिसको आज हमने किया है। तो आज हमने अपनी क्लास में 2 टॉपिक, हरियाणा के गणराज्य और वर्धन वंश के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करो। थैंक यू।